मोल कंसेप्ट हो गया, डायमेंशंस हो गए, और बहुत चीज़ें मैंने ट्राई की कि रट लूँ। जब टाइम जाता गया तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इतना सिलेबस है, इतना सारी चीज़ें रट के नहीं हो पाएगा। रात को बैठ के सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मैंने अपनी गलतियाँ लिखी। मुझे इतने क्वेश्चन लगाने, ये थ्योरी पढ़नी है, लेक्चर करना है, दैट्स इट। एंड यही आपको लेके जाएगा आगे। मैं बस यही इमेजिन कर रहा था कि यार मैं इस बार तो टॉप कर रहा हूँ। तो मम्मी ने बस पूछा कि बीजे मिल जाएगा? मैंने बोला बीजे नहीं, शायद एम्स मिल जाएगा। जब रिजल्ट खोला तो मार्क्स तो वही थे। हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम एम्स भोपाल। और आज मैं आप सबके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कई लोग जानते नहीं भी होंगे। तो उन सब के लिए काफ़ी इंस्पिरेशन स्टोरी होने वाली है कि कैसे मैंने अपने ड्रॉप ईयर के बाद नीट क्रैक किया एंड यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो यार आपके जैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। ठीक है, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे पता नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आई वॉज द फर्स्ट डॉक्टर फ्रॉम आवर फैमिली। ठीक है, तो पता नहीं था कि करना क्या है, कैसे करना है, एंड बहुत सारी दिक्कतें थी। ठीक है, एंड आपको लगता होगा कि जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने बहुत कुछ पहले कर रखा होता है। तो यार मैं बता दूं कि मैंने पहले कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर रखा है, एनटीएससी, कोई ओलंपियाड नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो एकदम आपको ब्लैंक मिलेगा टिल 12th। द ओनली एग्जाम आई क्रैक्ड वाज नीट। ठीक है, तो नीट 2020 में मेरा रैंक था 612 विथ मार्क्स 680 आउट ऑफ 720। एंड इस रैंक पे मुझे एम्स भोपाल मिल गया था, एंड दैट वाज इन माई ड्रॉप ईयर। अब कहानी यहाँ पे शुरू नहीं होती, कहानी शुरू होती है यहाँ से लगभग 4-5 साल पहले। तो अराउंड मैं बता रहा हूँ कि 7th 8th तक मैं काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था। बट सबको पता है कि यार 8 9 10th में थोड़ा सा बच्चा वो हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें, दोस्त आ जाते हैं साथ में, गेम्स आ जाते हैं, तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी होती है। तो 8 9th मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। 9th में मेरे परसेंटेज थे 61%। एंड वहाँ से मैंने फिर अपने पढ़ाई को सीरियस लेना स्टार्ट किया। जब 9th में मेरे परसेंटेज बहुत कम आए तो उसके बाद जब मैंने 10th में बोर्ड्स दिए, बहुत मेहनत की 4-5 महीने के लिए, एंड आई स्कोर डिसेंट मार्क्स। 10th के बाद बहुत कन्फ्यूजन था कि क्या करूँ, क्योंकि मेरे को यार मैथ्स पसंद था, बट मुझे था कि आई डोंट वांट टू गो इनटू इंजीनियरिंग। ठीक है, पता नहीं क्यों, एज अ मेरे मम्मी पापा दोनों फार्मासिस्ट है, दे रन अ मेडिकल शॉप, एंड मैंने देखा हुआ है कि उनके लिए कि उनके डॉक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितने उन्होंने रिस्पेक्ट रहती है। तो मेरे को बस ये था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, बट यही था कि कहीं ना कहीं मैथ्स मेरे को पसंद था, तो कैसे छोड़ूँ। तो मैंने 11th में पीसीएमबी चारों ले लिया। जब मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो लिया तो बहुत कन्फ्यूजन था। मैं 11th 12th में स्कूल नहीं गया, ठीक है, जहाँ पे महाराष्ट्र में कॉलेज कहते हैं, तो बहुत दिक्कतें आई कि मैथ्स और बायो हैंडल नहीं हो पाए मेरे से एक साथ। तो फाइनली मैंने क्लास 11th के एंड में डिसीजन लिया कि मैथ्स ड्रॉप कर दूंगा। क्लास 11th का रिजल्ट आया, आई स्कोर अराउंड 65%, जिसमें मेरे केमिस्ट्री में सबसे लोएस्ट मार्क्स थे, 50 मार्क्स थे। एंड मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब फुल फ्लैश पीसीबी लेके ही प्रिपरेशन करूंगा, मैथ्स ड्रॉप कर दूंगा। एंड जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो एक साल, सबको पता है कि एक साल सफिशिएंट नहीं होता है। ठीक है, अगर जो बच्चा ऐसा है कि जिसने पहले कोई ओलंपियाड क्रैक नहीं कर रखा है, या जो बच्चा एकदम न्यूट्रल उससे बैकग्राउंड से है, जहाँ पे उसका कोई अचीवमेंट्स नहीं है एकेडमिकली, तो यार बहुत ज़्यादा वो था कि क्या कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और लिटरली अगर आप लोग जानते होंगे तो स्टार्टिंग में जो केमिस्ट्री चैप्टर्स आते हैं, फिजिक्स चैप्टर आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस नहीं बनते थे। मोल कंसेप्ट हो गया, डायमेंशंस हो गए, और बहुत चीज़ें मैंने ट्राई की कि रट लूँ, क्योंकि एक ही साल बचा हुआ है, रट लेता हूँ। लेकिन एट लास्ट जब एग्ज़ाम खत्म, जब टाइम जाता गया तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, इतना सिलेबस है, इतना सारी चीज़ें रट के नहीं हो पाएगा। एंड इन दैट ईयर आई ट्राइड माई बेस्ट। बायोलॉजी जितना मैं याद कर सकता कर लिया मैंने, केमिस्ट्री जितना कर सकता मैंने कर लिया। बट द इशू वॉज कि मैंने जो मेरे इनिशियल डेज थे उसमें मेरे जो वीकनेसेस थे उनको मैंने सुधारा नहीं। एंड दैट वॉज वन ऑफ द थिंग जो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा लाइटली इस चीज़ को ले लिया। एंड जब मेरा क्लास 12 खत्म होने वाला था, क्लास 12 के एंड में लगभग 1 महीना बचा हुआ था, एंड लगभग लास्ट वन मंथ में तो ये था कि किसी भी तरह से क्रैक कर देना है। ठीक है, एंड आई वाज स्कोरिंग डिसेंट मार्क्स, 550 मार्क्स पे अराउंड में स्कोर कर रहा था। एंड उससे एक साल पहले 2018 में, मैंने 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, 2018 में महाराष्ट्र का कट ऑफ था 505 मार्क्स के आसपास। तो मेरे को था कि यार मैं किसी तरह से एक गवर्नमेंट सीट तो मैनेज कर ही लूंगा। लास्ट का 1 मंथ आया, एंड वही मेन इशू कि मैंने प्रैक्टिस सही से नहीं की थी, कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, और जब पूरा सिलेबस एक साथ आया तो मैंने यही देखा कि यार मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा। लास्ट के 1 मंथ मैंने मॉक टेस्ट दिए, एंड आई डिडंट स्कोर दैट मच। ठीक है, मेरा स्कोर 400 में रहता था, एंड उस टाइम में मुझे लगा कि नहीं यार अब नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट 1 मंथ मैंने बहुत ट्राई किया कि मॉक टेस्ट दे दूँ, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई मॉक टेस्ट देने की, और मैंने टेस्ट दिया ही नहीं, छोड़ दिया। एंड इसका रिजल्ट यही हुआ जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि नीट अच्छा नहीं गया, क्योंकि प्रैक्टिस सही से नहीं हुई थी। आई स्कोर्ड 476 मार्क्स और मेरी रैंक थी 64,000।
उस पर कोई सीट मिल नहीं रही क्योंकि पेपर 2019 का काफ़ी ईजी आया था एंड कट ऑफ वेंट टिल 530 मार्क्स। तो मेरे और कट ऑफ में आराम से 60 मार्क्स का गैप था, तो मुझे कोई सीट मिल नहीं रही थी। तो मैंने उसी दिन, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसी दिन मैं डिसीजन लिया कि यार मेरे को कहीं ना कहीं ड्रॉप लेना है। एंड द सेम डे, मुझे अभी भी याद है, आई गेस 5 मई था 2019 का, एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं ड्रॉप लूंगा। तो यार आप में से बहुत बच्चों को चाहिए होगा कि यार मैं ड्रॉप लूँ, ठीक है, लेकिन ड्रॉप लेने के लिए ना, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि एक कोट आपने सुना होगा, फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। लेकिन दिस इज नॉट ऑलवेज राइट, क्योंकि यार बहुत लोग फेल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ही लोग उस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने फेलियर से सीख रहे हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कितना सीख रहे हो फेलियर से। तो अगर आप ड्रॉप लेने का ट्राई कर रहे हो या ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो एक चीज ठान लो कि आपको ओवर स्मार्ट नहीं बनना या आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। अगर ड्रॉप ले रहे हो तो लर्न फ्रॉम द फेलियर थिंग्स, कि आपने क्या क्या गलतियां की थी, क्या क्या चीजें गलत की थी, वहां से सीख के आप ड्रॉप लो, तो ही आप सक्सीड कर पाओगे। अगर आप सेम मिस्टेक होते रहोगे तो आपका ड्रॉप्स बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और यही चीज मैंने उस दिन की। उस दिन रात को बैठ के सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मैंने अपनी गलतियां लिखी। अब गलतियां मेरी बस एकेडमिक गलतियां नहीं थी कि मैंने पढ़ाई सही से नहीं किया, मैंने कॉन्सेप्ट वीक रहेगा, ये गलतियां एक सेट ऑफ गलतियां है। एक बहुत बड़ी सेट ऑफ गलतियां है कि पहली चीज एक्सेप्टेंस, कि मैंने गलती की है, ये तुम एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत बच्चे नहीं करते। बहुत बच्चे बहाना देते हैं कि नहीं यार, हम तो सब कुछ सही किए थे लेकिन हमारा फिर भी नहीं हुआ। कहीं ना कुछ दिक्कतें थी जो तुमने एड्रेस नहीं की। तो उनको पहले एड्रेस करो कि हाँ, मेरे से ये इशू हुआ है, ये इशू हुआ है, मैंने कहीं ना कुछ छोड़ा है, ठीक है। मेरे पास 10 पॉइंट्स थे कि मैंने यार पूरे साल भर में यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट किया। मेरे पास दोस्त इतने थे कि मैंने हर दिन दोस्तों को 2-2 घंटे दिए, क्लास में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेक्चर में ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बहुत चीज़ें थी कि यार मैंने बहुत सारा टाइम टीवी पे गवा दिया, बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस देखने में गवा दिया। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा अंदर से वो होती है कि हाँ यार, रियलाइज़ हो गया ऑन टाइम कि हाँ, ऐसे ऐसे नहीं है, हमें ये गलतियाँ सुधारनी है। एंड लिटरली उस दिन मैं ठान लिया था कि अगर मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, तो ड्रॉप लेने के बाद मैं इसमें से एक भी गलती रिपीट नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि 1 महीने का गैप लूंगा। 1 महीने मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन इतना था नहीं, तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि मैं कुछ भी हो जाए, पूरा साल मैं टॉप करूंगा, क्योंकि मैंने देख रखा था कि यार मैं जब मेरे लास्ट टेस्ट रहता था तो बहुत नीचे आता था, 30 रैंक, 40 रैंक, 50 रैंक अपने टेस्ट क्लास के अंदर। तो इस बार था कि मैं एक भी टेस्ट में अपना रैंक 1 से नीचे नहीं लाऊंगा किसी भी हाल में। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि मैंने आई वॉज विद द बेसिक्स, कि मुझे जो बेसिक चीज़ है वही करनी है, ठीक है। मुझे इतने क्वेश्चन लगाने, ये थ्योरी पढ़नी है, लेक्चर करना है, दैट्स इट। एंड यही आपको लेके जाएगा आगे, ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना, तो बहुत इश्यूज थे कि कहाँ से करूँ, क्या करूँ। एंड लिटरली बहुत सारे चैप्टर्स वीक रह गए थे, ठीक है। आपको पता, सबको पता है कि मोल कंसेप्ट हो गया, ठीक है। आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया। आपका फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स, डायमेंशंस, काइनेमैटिक्स एंड मैकेनिक्स, ये सब चैप्टर मुझे पता था कि ये आपको कहीं ना कहीं आगे काम आएंगे, ठीक है। एंड मेरे ये वीक रह गए थे क्योंकि मैंने उस टाइम पे 11th से मैं 12th में आया था, टाइम नहीं था इतना स्ट्रॉन्ग करने के चैप्टर्स को, और मैंने ध्यान भी नहीं दिया और उतना मेरा दिमाग ग्रैस्प भी नहीं कर पाया था। बट जब अब मैं ड्रॉप ईयर में हूँ, तो मैंने अपना 100% दिया। स्टार्टिंग के 2-3 महीने में बस यही देखा कि कैसे मेरे केमिस्ट्री के बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, कैसे मेरे फिजिक्स के बेसिक स्ट्रॉन्ग हो और बायो के बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अगर फिजिक्स में से कोई क्वेश्चन आगे, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें भी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर तुम्हें आगे केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन करना है, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक का क्वेश्चन करना है, तुम्हें जीओसी काम आएगा ही आएगा। तुम्हारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने क्या किया, 1000 क्वेश्चन लगा दिए। सेम मैंने चीज़ की पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग के साथ 1000 क्वेश्चन लगा दिए, ठीक है। जितने क्वेश्चन मिले मैं सारे लगा दिए, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ आगे जाके तुम्हारा बेस बनाएगी, और अगर कोई क्वेश्चन मुझे आगे का अटकता भी है तो इसके बेसिस पे सॉल्व होगा वो। तो मैंने अपने जो बेसिक चैप्टर्स थे उनको बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कर लिया था, और एक अच्छा टाइम टेबल बना लिया मैंने, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन पढ़ता था, ऐसा नहीं था। ड्रॉप ईयर के अंदर भी अराउंड कोचिंग के अलावा 5 से 6 घंटे की सेल्फ स्टडी होती थी, और 6 घंटे के अंदर बता दूं आपको कि लगभग रोज की 2 घंटे की 3 घंटे की प्रैक्टिस एंड दूसरे 3 घंटे के थ्योरी रीडिंग, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ना, बच्चे जहाँ मिस कर देते हैं, उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी इज द ओनली थिंग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, तुम क्लास में कितना ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं लगभग अपना 50-70% जो थ्योरी है वो क्लास के अंदर ही ग्रैब कर लेता था कि हाँ यार, क्लास में गया, वहाँ पे मैंने सब कुछ समझ लिया, अब मुझे घर पे बस रिवाइज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप जा रहे हो क्लास, तो उसका मेक श्योर कि यू यूज़ द टाइम। ऐसा नहीं कि आप लेक्चर में जा रहे हो बस बैठ के आ जा रहे हो, या अगर आप ऑनलाइन लेक्चर भी कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि बस बैठ के आ जा रहे हो, ठीक है। ये नहीं करना है। क्लास देख रहे हो तो पूरा हर एक टाइम, हर एक मिनट उसका यूज़ करो, और जितना हो सके उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो, ठीक है, ताकि घर पे तुम्हें टाइम जो है वो तुम मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस को दे सको और तुम वहाँ पे चीज़ों को रिवाइज कर सको। तो ऐसे करते करते मैंने लगभग अपने 5-6 महीने निकाल लिए थे। एंड
लिटरली ड्रॉप ईयर में मैं 6 महीने किसी से नहीं मिला। तो ऐसा है कि मैंने 6 महीने लगभग सिलेबस खत्म के 7 महीने के अंदर। एंड इस चीज़ का मैं बता रहा हूँ अभी भी कि मैंने पूरे साल जितने टेस्ट दिए, अराउंड 40-50 टेस्ट मैंने ऑफलाइन दिए होंगे, एंड एक भी टेस्ट में मेरा सेकंड रैंक नहीं है। अराउंड मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट थे पुणे में, ठीक है, 3 सेंटर से टोटल, 3 सेंटर में 350-400 बच्चे थे अराउंड, 400 बच्चों में कभी मेरा सेकंड रैंक नहीं है। और ये क्योंकि मुझे हमेशा था कि अब फर्स्ट ही आना है, और मेरा स्कोर हमेशा 620, 630, 640, 650 से ऊपर हमेशा रहा है उस टाइम पे, ठीक है। एंड वापस से जब नीट के लिए वापस डेट अनाउंस हुई अराउंड जुलाई के आसपास, तो मैंने अपनी प्रिपरेशन वापस से रिज्यूम की, रिवीजन। एंड द फाइनल रिवीजन जब स्टार्ट हुई, दैट वाज द मोस्ट, कह दो कि प्रेशर वाला टाइम था वो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप लोग समझोगे नहीं, शायद जो बच्चे दे चुके हैं उनको पता लगा कि कितना मुश्किल होता है, लेकिन दैट 1 मंथ, लास्ट का 1 मंथ, सब कुछ तो तुमने पूरा 3 साल 2 साल किया हुआ है, उसको तुम्हें एक जगह पे आकर रख देना है, ठीक है। एंड लिटरली यहीं पे बच्चे फंसते हैं। तुम्हें पता है बच्चे सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन सब कुछ गैदर अप नहीं कर पाते, ठीक है। एंड मेरा स्टार्टिंग से यही एम था कि मैं अगर 7-8 में स्टार्टिंग में पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग टू रिवाइज दैट होल फिजिक्स इन लास्ट 1 डे, टू रिवाइज द होल केमिस्ट्री इन लास्ट 1 डे। अगर मैं इतनी रिविजन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं पूरा केमिस्ट्री या पूरा फिजिक्स या पूरा बायो एक दिन में रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ लास्ट के दिन में, तो मेरा कोई यूज ही नहीं है पढ़ने का, ठीक है। एंड दैट वाज द गोल कि मैं सब कुछ समराइज कर लूँ, पूरे चैप्टर समरी मेरे दिमाग में हो, सब कुछ मेरे दिमाग में बैठा हुआ हो। एंड दैट 1 मंथ आई स्टडीड, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैंने लास्ट के 1 महीने में की, 10 से 12 घंटे रोज पेपर सॉल्विंग के साथ साथ पढ़ाई। द मिस्टेक दैट आई कमिटेड कि पेपर सॉल्व नहीं किया अपने ड्रॉप ईयर में, वो गलती मैंने यहाँ पे नहीं की। मैंने अपना स्टार्ट की प्रिपरेशन, मैंने इतने पेपर लगाया लास्ट के 2 महीने के अंदर लगभग, आप मान लो जब मैंने प्रिपरेशन रिज्यूम की ना, उसके बाद ही मैंने 30-40 पेपर लगा दिए थे लगभग, ठीक है। एंड उससे पहले मैंने अराउंड 50 पेपर लगा दिए, मतलब अराउंड आप कह सकते हो 80-100 पेपर मैंने पूरे अपनी जर्नी में लगाए ड्रॉप ईयर में। एंड दैट वाज द की। जब मैं पेपर देने गया, एग्जाम डे की बात करते हैं, ठीक है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट डे, द डी डे। तो इस दिन जब मैं एग्जाम देने गया, दिन था सितंबर का, ठीक है, सितंबर का सेकेंड संडे था। एंड मैं एग्जाम देने गया एग्जाम हॉल के अंदर। मैं लगभग 2 घंटे पहले पहुंच गया था। सुबह मैंने रिवीजन की उठ के, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं लास्ट में रिवीजन मत करो, ये मत करो, लेकिन कई बच्चे होते हैं कि यार लास्ट में अगर पढ़ोगे नहीं तो एंग्जाइटी इतनी हो जाएगी कि तुम कुछ और नहीं कर पाओगे। तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया पढ़ ही लूँ, ठीक है। लास्ट दिन मैंने पढ़ाई की, सुबह उठ के मैंने रिवीजन की, फिजिक्स के फॉर्मूलाज, बायो के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स वगैरह, एंड में चला गया एग्जाम देने के लिए। जब एग्जाम सेंटर में घुसा मैं, जब मैं उसमें बैठा टेबल के ऊपर, तो यार लगभग मेरा मतलब ऐसा था कि कोविड की वजह से उन्होंने काफ़ी बच्चों को फेसेस में बुलाया था, एंड अराउंड 2 आवर्स थे एग्जाम्स के लिए। मैं बस यही इमेजिन कर रहा था कि यार मैं इस बार तो टॉप कर रहा हूँ। एंड जब पेपर हाथ में आया मेरे, अराउंड मैं जब एग्जाम पेपर खोला, तो दैट वाज अ टाइम, मैंने जब पेपर स्कैन किया तो आई रियलाइज कि मेरे को सब कुछ आ रहा है। तो यार मैंने क्या किया था ना, बायो तो सबको पता है कि सारे क्वेश्चन तुम्हें बस आने चाहिए, देख के बन जाएंगे, ठीक है। तुम्हें उसमें कोई सॉल्व नहीं करना चीज़ों को। तो बायो तो ऐसे मक्खन से बन गई, बढ़िया बन गई बायो। तो मुझे पता था कि बायो में 360 नंबर के आसपास तो पूरे नंबर आ रहे हैं। तो जब मैं केमिस्ट्री पे आया, तो मैंने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया कि कौन सा क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, जीओसी वाले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, और मैंने उनको फटाक से ढूंढ के सॉल्व कर लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे फिजिकल केमिस्ट्री जो तुम्हारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, वो मैंने पहले कर लिए। एंड केमिस्ट्री में हर साल मुश्किल से बता रहा हूँ कि 8 से 10 सवाल ही होंगे जो जिसमें तुम्हें पेन उठाना पड़ेगा, तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, अराउंड 10 क्वेश्चन। तो उन 10 क्वेश्चन में मैंने आराम से टाइम दिया, मैंने पूरा कॉलम बनाया रफ वर्क के अंदर कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैंने सॉल्व करना है, और एकदम क्लियरली सॉल्व किया ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कुछ भी ना हो, आराम से सॉल्व किया। अगर सेम चीज़ मैं बताऊँ फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स में भी मैंने जो एकदम हलवा क्वेश्चन थे, जो एकदम देख के ही बन जाए, ठीक है, ऐसे आराम से 25 सवाल होते हैं, उनको मैंने ऐसे ही कर लिए, मतलब सिंगल फॉर्मूला बेस्ड। तो बस मैंने फॉर्मूला लिखा पेपर के अंदर और सॉल्व कर लिया। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, उनके लिए मैंने अपना लास्ट पेज था एग्जाम पेपर का, उसमें मैंने पूरा कॉलम बनाए थे, एंड आई रोट एवरीथिंग प्रॉपर, सब कुछ एकदम स्टेप्स के साथ कि हाँ ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एंड लिटरली फिजिक्स में जल्दी क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये अप्रोच लिया कि पहले जो ईजी क्वेश्चन उनको निपटा लूँ, एंड देन द डिफिकल्ट वंस। एंड मैं बहुत अच्छा बता रहा हूँ तुम्हें चीज़ कि PYQs, ठीक है, लिटरली जो प्रीवियस 30, आई गेस उस टाइम लास्ट 34 या 35 ईयर्स थे, लास्ट 35 के पेपर्स मैंने आराम से 10 बार लगा लिए थे, ठीक है। 35 ईयर्स के क्वेश्चंस हर चैप्टर के, चैप्टर वाइज। एंड फिजिक्स में बता रहा हूँ मैं, 7 से 8 सवाल तो ऐसे थे जो एग्जैक्ट रिपीट थे, एग्जैक्ट रिपीट, मतलब उसमें उन्होंने डेटा भी चेंज नहीं किया, ठीक है। मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ 2020 के पेपर में कौन सा क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था, रे ऑप्टर क्वेश्चन था कि जो एग्जैक्ट रिपीट हुआ 2016 से, बहुत सवाल थे। एंड उन 8-10 सवालों के लिए मैंने पेन भी नहीं उठाया, मतलब आई न्यू द आंसर, मैंने पहले आंसर टिक किया और फिर मैंने सॉल्व किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये क्वेश्चन सेम 2015 में आया, ये 16 में आया है, ये 2010 में आया था एग्जैक्ट सवाल। एंड दैट इज द पावर ऑफ PYQs। तो अगर अभी भी PYQs नहीं कर रहे हो, तो PYQs पे बहुत फोकस करो, दैट इज द अल्टीमेट मटेरियल
ठीक है। बाकी सब जो मटेरियल है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का या तुम्हारा मटेरियल या तुम जो ऑनलाइन सब मिल रहा है वो सब मटेरियल सेकेंडरी है, ठीक है, वो सब रेफरेंस मटेरियल है। लेकिन जो PYQs है वो ऑथेंटिक मटेरियल, क्योंकि वो एग्जाम से निकला हुआ मटेरियल है, ठीक है। तो डोंट मिस एनी PYQs, ठीक है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी टाइम है 8 महीने का लगभग, तो सारे PYQs करो। लास्ट 37-38 ईयर्स अब हो चुके हैं, सारे PYQs करो। हर चैप्टर में मुश्किल से 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो डोंट मिस ऑन दैट। मैंने हमेशा कहा है कि सबसे बेस्ट मटेरियल PYQs होता है। इसके अलावा मेरे साइड से एक और टिप है रिगार्डिंग NCERT। तो ऑलवेज फोकस ऑन NCERT, ठीक है। अगर तुम कह रहे हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए डेफिनेटली यू कैन रेफर योर कोचिंग मॉड्यूल्स या अपने कोई मटेरियल, बट फॉर बायोलॉजी नेवर एवर गो फॉर एनी मॉड्यूल, ठीक है। मतलब मैंने अपने मॉड्यूल को आग लगा दी थी, मैंने लिटरली देखे ही नहीं मॉड्यूल। जब एग्जाम खत्म हुई मेरी, ठीक है, एंड आई वॉज वेरी श्योर कि पेपर बहुत बढ़िया गया, ठीक है, एंड आई वॉज कि मुझे तो एम्स तो पक्का मिल रहा है, टॉप रैंक में मेरा नंबर आ रहा है। एंड जब मैं बाहर निकला तो मेरे पेरेंट्स को था कि यार लास्ट है बच्चा को सिलेक्शन, मतलब पेरेंट्स को था कि पुणे में रहे, ये पुणे में एक कॉलेज है BJ मेडिकल कॉलेज, तो BJ में इसको एडमिशन मिल जाए। उसका कट ऑफ था अराउंड 590 मार्क्स, इट इज़ वेरी गुड कॉलेज। तो इनको था कि बस ये मिल जाए, किसी तरह से निकाल ले ये, क्योंकि यार प्राइवेट की फीस सबको पता है कि नहीं कर सकते, ठीक है। प्राइवेट की फीस अराउंड 1 करोड़ जाती है आपकी पुणे वगैरह की सिटीज़ के अंदर। तो ये था कि किसी तरह से गवर्नमेंट सीट लेनी है किसी भी हाल में। एंड जब मैं वापस आया तो मैं मम्मी ने एक क्वेश्चन पूछा कि यार कैसा रहा, तो मैंने बढ़िया रहा। तो मम्मी ने बस पूछा कि BJ मिल जाएगा, मैंने बोला BJ नहीं शायद एम्स मिल जाएगा। लिटरली मैंने सब कुछ बुक्स वगैरह बंद कर दिए, आराम से एक महीना चिल किया, बहुत सारी चीज़ें की। उस टाइम में मैंने अपना चैनल भी ग्रो कर रहा था यूट्यूब वाला, तो बहुत चीज़ें वहाँ पे ग्रो की मैंने, ठीक है। तो वहाँ से फिर जब रिजल्ट आया अराउंड, मेरे को याद है अक्टूबर की बात है, अक्टूबर 15 के आसपास, रिजल्ट के दिन शाम को रिजल्ट आया। तो सुबह से हमने बहुत वेट किया कि रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट आ नहीं रहा था। तो मैंने दोस्तों को बोला कि चलो यार थोड़ा कुछ खा के आते हैं, गोलगप्पे वगैरह। तो हमने वहाँ से हम गोलगप्पे खाने गए, जस्ट मैं खाने लगा था उतने रिजल्ट वो हुआ कि यार AIR1 इस मार्क्स पे आया, इतना इतना रैंक पे, और रिजल्ट खुल नहीं रहा था। तो मैं तुरंत से गाड़ी से घर पे आया 5 मिनट में। जब रिजल्ट खोला तो मार्क्स तो वही थे 680, रैंक हल्की से नीचे आ गए थे, 612 रैंक थी। बट आई वॉज श्योर कि यार जो मुझे कॉलेज चाहिए महाराष्ट्र में टॉप कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई वॉज श्योर कि यार घर वाले तो बोल रहे BJ लेने के लिए, BJ ले लूँगा। एंड उसके बाद मैंने एक महीना बहुत खुद से फाइट किया कि यार BJ लूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं एक दिन पापा को बोला कि यार अपन एम्स देख के आ जाते हैं, और फिर मैं मना कर दूंगा कि यार उनको एम्स लेना ही नहीं है, मैं BJ ले लूँगा, घर के पास आऊँगा, बढ़िया। तो मैंने देखा कि यार इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग, इतने पेशेंट्स, तो पेशेंट का इतना लोड, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बड़ा कैंपस, इतनी फैसिलिटीज़, इतना बड़ा हॉस्टल, इतनी बढ़िया रूम, सिंगल रूम मिल रहा है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब पर्क्स बहुत सारे हैं। उस दिन मैं ठान लिया कि यार मेरे को अब एम्स लेना है। मैं काउंसलिंग में भर दिया था, बताया मैंने आपको। एंड कई काउंसलिंग की पहले की बात थी, मैंने एक बार विजिट कर लिया एम्स भोपाल को, एंड आई डिसाइडेड कि मुझे एम्स भोपाल भरना सेकंड प्रेफरेंस था, मुझे मिल गया। एंड इसके बाद एक और पॉइंट था, जब मैं एडमिशन लेने गया, ठीक है, मेरे मम्मी पापा दोनों आए हुए थे एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन के डे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई जो मुझे भी शायद शॉकिंग थी। उस टाइम पता नहीं था कि फ़ीस कितनी होती है एम्स की। एंड उन्होंने कहा कि आपको DD सबमिट करना है फॉर एम्स, और उसमें फ़ीस लिखी हुई थी 5856 रुपीज़, ठीक है। एंड हमें लगा कि कोई एडवांस है या कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, बट बाद में पता चला कि यार ये पूरे 5.5 लाख MBBS फ़ीस है, 5856 रुपीज़। इसमें से भी अराउंड 1500 रुपीज़ रिफंडेबल है, ठीक है, आफ्टर जब आप छोड़ते हो MBBS को। तो आप देखोगे इफेक्टिव फीस कुछ 3-3.5 रुपये है, ठीक है, पूरे MBBS की। एंड जिसमें आपको हॉस्टल मिल रहा है, आपको सबसे बेस्ट फैसिलिटीज़ मिल रही है, बेस्ट स्टडी मिल रहा है, आपको बेस्ट प्रोफेसर्स मिल, सब कुछ बेस्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। एंड अगर बात करो अपनी, ठीक है, क्योंकि मैंने एम्स भोपाल क्यों लिया, तो यार हॉस्टल रूम्स मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी था कि यार मुझे सिंगल रूम चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि मैं हॉस्टल रूम को कस्टमाइज कर सकूँ, नए हॉस्टल चाहिए। तो यार जब मैं फीस देखी ना, तो मुझे एक और चीज़ दिमाग में क्लिक हुई कि यार एटलीस्ट मैं 5 लाख के फ्री हूँ, ठीक है। आई एम नॉट अ बर्डन ऑन माई पेरेंट्स कि यार बहुत फीस उनको भरनी है 2-4 लाख 10 लाख रुपए साल की। तो मुझे था कि यार अब मेरा एजुकेशन इसमें कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 5,500 रुपये मैंने भर दिए, इसके बाद मुझे और कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया मोटिवेशन था, एंड ये बच्चों को फ्री भी कर देता है कि यार अब उस पर ना कोई वो है कि यार पेरेंट्स भी इतना कुछ बोलते नहीं है कि यार हाँ बच्चे ने खुद अपने मेरिट पे नंबर लगवा दिया और इतने कम फीस में हो रहा है। तो यही मोटिवेशन आप सबके लिए, ठीक है। हम लोग यार मिडिल क्लास फैमिली से, सबको पता है कि यार पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से इसको सेव करते हुए आ रहे होते हैं। तो ऑलवेज ये चीज़ मुझे मोटिवेशन देती रही, ठीक है, कि यार मैंने बहुत कम में अपना पेरेंट्स का खर्चा करवाया और यहाँ पे मैंने सिलेक्शन ले लिया। तो अगर आप 1 साल 2 साल ड्रॉप भी ले रहे हो तो कोई इशू नहीं है, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर आप ड्रॉप लेके यहाँ तक पहुँच जाते हो तो इट विल बी ऑल वर्थ इट, ठीक है। तो यही अपने आप को इमेजिन करो कि आप इस कॉलेज में हो, ठीक है, आपको इतने कम फीस में बेस्ट फैसिलिटीज मिल रही है, सब कुछ बेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एंड एम्स का टैग मिल रहा है कि एम्स इंडियन आप बन जाओगे। तो वर्क हार्ड, जितना मेहनत कर सको तो करो, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप अपना 100% दोगे
तो आप इस चीज़ को नीट को क्रैक करके रहोगे इस साल डेफिनेटली। अभी टाइम है तो आप अपना 100% दो। जो मैंने बताया चीज़ें प्रैक्टिस करो, पेपर्स लगाओ, जितना मेहनत कर सकते हो करो, ठीक है, क्योंकि यही टाइम है एंड दिस इज द अल्टीमेट टाइम, ठीक है। लगभग अभी मेरे को 4 साल हो चुके हैं, अभी मेरे को एक और एग्जाम देनी पड़ेगी, नीट पीजी INS अभी एक और आ गई, लेकिन यही है, ये साइकिल चलती रहेगी। बट बहुत एक और चीज़ मैं बहुत क्लियर करता हूँ कि बहुत लोगों को होता है कि पेरेंट्स भी बोलते हैं कि डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिलती, बहुत लेट मिलती है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं कि आप अर्न करना स्टार्ट करोगे 30 के बाद, 40 35 के बाद, बट इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। मैंने कई बार बता रखा है कि जब आप इंटर्नशिप खत्म कर, मतलब MBBS खत्म करते हैं 4.5 ईयर्स की, अराउंड मेरे 6 महीने बचे हुए हैं, उसके बाद यू स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। आप इंटर्नशिप में आओगे तो आपको अराउंड हर कॉलेज में 25, अगर एम्स के तो 30-35 के आसपास स्टाइपेंड मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ पीजी में आप आओगे, ठीक है, पीजी से पहले भी आप जॉब कर सकते हो एम्स के अंदर, अगर आप एम्स से हो, या पीजी में भी, ठीक है। पीजी में भी पढ़ते पढ़ते आपको स्टाइपेंड मिलता है अराउंड 1,10,000 20,000 का, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एम्स है। एंड दिल्ली में तो और हाई है, दिल्ली में 120-130 के आसपास है। तो डेफिनेटली अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो पहले, ठीक है, तो आपको उसका पे ऑफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत लेट अर्न करना स्टार्ट करोगे। तो ये है कि अगर आप बाय टाइम यू कंप्लीट MBBS 24 हो गए, आप 25 हो गए, यू विल स्टार्ट अर्निंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी जो आपको सस्टेन कर सके, ठीक है। तो अगर मनी एक फैक्टर नहीं भी है, होना चाहिए, बट अगर मनी फैक्टर नहीं भी है तो ये देखो कि हाँ, अगर आपको ऐसा है कि फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, फैमिली बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में है, तो यू विल स्टार्ट अर्निंग इन 4 to 5 ईयर्स, ठीक है। तो ऑलवेज सी योरसेल्फ, ठीक है, कि आप कहाँ रहोगे नेक्स्ट 5 ईयर्स 7 ईयर्स, एंड उससे आप इंस्पायर हो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है नीट एग्जाम क्लियर करके देश के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना और डॉक्टर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत नीट एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है उनकी इस जर्नी में। तो एक कोचिंग और मान गई है, नीट प्रेप। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे नीट प्रेप से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, और हाँ, यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज के लिए एडमिशन भी ले सकते हैं। और ये बहुत वैल्यूएबल हेल्प होगी उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें काफी डाउट्स हैं कि कौन से कोर्स में एडमिशंस लेकर मेरी नीट की जर्नी को आसान बनाया जा सकता है। तो अगर आप नीट के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां हम अपना नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं, और जोश टॉक्स आपका कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टीट्यूट के साथ शेयर करेगा। तो कोचिंग अब आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगी। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।